लास्ट में जाके वो बड़ा दिखना चाहिए, छोटा मेरा वो चलेगा। ठीक है, क्या आवाज सुन के शौक लगा क्या आपको? नहीं, मेरा ऐसे ही आवाज है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, जो आप लोग कभी नहीं बोलोगे, जिस दिन खत्म होगा उस दिन बोल के जाना, ठीक है? आते स्टार्टिंग में बोला। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे गांधी नेहरा। ये आपका हिस्ट्री का लास्ट पोर्शन है। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा हो गया क्या? बहुत ज़्यादा हो गया ना? हाँ, बहुत ज़्यादा खींच के चला गया। नैन्सी को वैसे ही लगता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। चलिए, अच्छा, तो आज हम देखेंगे आपका गांधी नेहरा। गांधी नेहरा का मतलब होता है जो गांधी जी के जितने भी मूवमेंट्स थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? गांधी जी के जो मूवमेंट्स, क्वेश्चन उनसे छोटा छोटा इधर उधर का क्वेश्चन तो पूछा जाता ही है, जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी और उसके साथ। अच्छा, आप में से किसको इसको गांधी जी पसंद है? 1 2 3। एक मिनट बैठने से पहले, आपको गांधी जी पसंद है? चलिए, तो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी आप लोगों को 2-3 लोगों को पसंद है और बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पसंद होगा, ठीक है? तो ये वो जाने से पहले छोटा सा चीज बोल दूं। देखो, गांधीज्म जो होता है ना, ये मैं गांधीज्म पे टोटल नहीं जा रहा, बट बेसिक एक चीज बता दूं। गांधीज्म हमारे देश में सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट में से एक है, सबसे मिसअंडरस्टूड। जैसे आप लोगों ने एक चीज सुना होगा दैट गांधी जी ने कहा था कि एक गालों पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दो। सुना है? कोई मानता है ऐसा? पहली बात यह है कि गांधी जी ने ऐसा कभी कहा ही नहीं कि एक गालों पे थप्पड़ लगे तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दो। ऐसा कभी उन्होंने कहा नहीं। उनकी जो थ्योरीज हैं उनसे डिराइव किया गया है ये। अब अगर मान लेते कि उन्होंने कहा भी है कि एक गालों पे थप्पड़ लगे तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दो, तो आपने एक गालों पे थप्पड़ लगा, ठीक है, आपने दूसरा गाल आगे बढ़ा दिया। अब मान लो कि उस गाल पे भी उसने चिपका दिया, देन क्या करना होता है? नहीं, देन अगर मान लीजिए इस गाल पे थप्पड़ लगे, दूसरा गाल आपने आगे बढ़ा दिया, दूसरा गाल पे भी चिपका दिया, देन बढ़ाना होता है तीसरा गाल। तीसरे पे चिपकाया, चौथा, 5th 6th 7th 8th ऐसे करके गाल आगे बढ़ाना होता है। अब आप सोच रहे हो क्या सर बकवास है, ऐसे तो मार ही खाएंगे हम। लेकिन आप एक बार जस्ट सोचो, बस एक बार सोचो कि अगर आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो, जस्ट इमेजिन करो आप किसी पर्सन को थप्पड़ मार रहे हो, वो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस हाथ को ऐसे पीछे उसने रखा है और आपकी तरफ आगे आता जा रहा है। आप थप्पड़ मारे जा रहे हो, वो आगे आते जा रहा है। कितना मार लोगे? 30 40? अगर आप थप्पड़ मार रहे हो, आगे आता जा रहा है ना, कुछ देर के बाद ना तुम्हारी फट जाएगी। तो वो आपको थप्पड़ खाना नहीं सिखा रहे थे, वो आपको कॉन्टिन्यूटी सिखाना चाहते थे कि कोई भी चीज करो तो कॉन्टिन्यूएशन में करना होता है, एक बार करके रुक नहीं जाना होता है। थप्पड़ खाना नहीं सिखा रहे थे। और दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मान लीजिए आपसे कोई पावरफुल है, एक गालों पे थप्पड़ लगे ना, आप उसको पीट नहीं सकते क्योंकि वो उल्टा पीट देगा। एक गालों पे थप्पड़ लगे तो दूसरा गाल आगे बढ़ाने के लिए ना साहस चाहिए होता है, करेज चाहिए होता है। वो आपको कॉन्टिन्यूटी एंड करेज सिखाना चाहते थे, ना कि थप्पड़ खाना। अगर ऐसा सीन होता, उसको भी नहीं, तुम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि अगर ऐसा थप्पड़ वाला सीन होता तो ब्रिटिशर्स ऐसी, गांधी जी मान लो कि बाजार करने जा रहे हैं, ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं, ओए गांधी जी इधर आओ, ठस ठक ठक लगा देते। ऐसा नहीं होता क्या? होता ना।
अच्छा तल्लीन इको हो रहा है बहुत, तल्लीन बहुत इको हो रहा है, बहुत ज्यादा इको हो रहा है। तो ये चीजें हैं जो आपको जाननी होती हैं। अब गांधी जी के टाइम से थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो गांधी जी के फर्स्ट जो एरिया, जो फर्स्ट गांधी जी का जो फर्स्ट काम है वो कहां पर दिखता है आपको? हमको दिखता है इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, गांधी जी का जो पहला काम होता है वो होता है इन साउथ अफ्रीका। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है साउथ अफ्रीका से रिलेटेड, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो साउथ अफ्रीका में कहां रहते थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका में कहां रहते थे? तो एक जगह होती थी जिसका नाम होता है टॉल्स्टॉय फार्म, टॉल्स्टॉय फार्म। तो गांधी जी का रेसिडेंस क्या था इन साउथ अफ्रीका? दैट इज नोन एज टॉल्स्टॉय फार्म। बहुत ज्यादा इको हो रहा है ना आज, इतना इको तो नहीं होता है। ठीक है, नहीं तो एक काम करो ना, माइक को, एक माइक को थोड़ा सा कम कर दो, एक माइक को थोड़ा सा बढ़ा। ठीक है, अच्छा पीछे आवाज जा रहा है क्या? एकदम पीछे आवाज जा रहा है? हाँ जा रहा है, छोड़ो। ठीक है, ओके, टॉल्स्टॉय फार्म। अब एक और चीज जो आपको जाननी है यहां से, दैट इज जब गांधी जी का अराइवल होता है, नेक्स्ट आता है गांधी जी अराइवल। गांधी जी अराइवल, तो गांधी जी अराइवल कब होता है? तो गांधी जी अराइवल होता है इन 1915। ठीक है, गांधी जी अराइवल होता है इन 1915। ओके, तो आज ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कब वापस आते हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका, दैट इज 1915। अब जब 1915 में वो आते हैं तो उनके एक पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, उनके एक पॉलिटिकल गुरु थे, उनका पॉलिटिकल जो गुरु होता है उनका नाम होता है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो होते हैं, पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जो होते हैं, वो उनको ऐसा एडवाइस देते हैं कि एक काम कीजिए, आप पूरा का पूरा इंडिया घूम के आइए एक बार। तो वो 2 साल अच्छे से इंडिया घूमते हैं। घूमने के बाद उनकी जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वो घूमने के बाद स्टार्ट होता है। इस वक्त गांधी जी बहुत फेमस हैं, ऐसा मत सोचो कि फेमस नहीं है, बहुत फेमस है ऑलरेडी। जो उसने जो साउथ अफ्रीका में जो काम किया हुआ है उसके लिए, उसकी वजह से बहुत फेमस हैं वो ऑलरेडी। ठीक है, तो उनके पॉलिटिकल गुरु कौन है? दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आज भाई स्किन में मैं ज्यादा ही सफेद लग रहा हूं, इतना सफेद तो होता नहीं हूं, क्या ब्राइटनेस लग रहा है, पूरा सफेद हो चुका हूं मैं। नहीं ठीक है मैं, कोई बात नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है। अरे तुम लोग ही सफेद दिखोगे हमेशा। हाँ, तुम लोग यहाँ पर ठंडा होता है इसलिए मेलानिन कम होता है, इसलिए तुम लोग सिर्फ सफेद दिखोगे, हमारे मेलानिन ज्यादा होता है तो हम अलग। चलो ठीक है, तो गांधी जी अराइवल। अब गांधी जी के जो मूवमेंट्स होते हैं वो एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि कौन से मूवमेंट्स है। ठीक है, अच्छा हमारे हिस्ट्री से कौन कौन था? कोई था ना हिस्ट्री से? हाँ भाई, मूवमेंट पता है कौन सा मूवमेंट था? बता, पहला मूवमेंट कौन सा था? ईयर, बहुत बढ़िया, एकदम सही बोला है, ईयर। नहीं उससे पहले, एकदम सही बोला है। तो उनका जो पहला मूवमेंट होता है दैट इज होता है इन 1917। 1917 होता है इन चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहला जो मूवमेंट होता है वो होता है 1917 में, कॉल्ड चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण कहां पर है? चंपारण इज टुडेज बिहार। बिहार वाला जो एरिया होता है वो होता है चंपारण। तो चंपारण सत्याग्रह से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी होती हैं, चीजें कुछ चीजें जान लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इनवाइट किसने किया था कि इस में आइए, इनवाइट किसने किया था? तो उस समय के जो लीडर थे उनका नाम होता है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला, ये जो राजकुमार शुक्ला है उन्होंने उसको इनवाइट किया था।
ये गांधी जी का फर्स्ट, सब समझाता हूं, गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह है, सत्याग्रह है, फर्स्ट सत्याग्रह है। एंड ये था एगेंस्ट तीन काठिया सिस्टम, एगेंस्ट तीन काठिया सिस्टम, तीन काठिया सिस्टम। तो ये किसके अगेंस्ट था? तीन काठिया सिस्टम। तो सबसे पहला कहां पर होता है? सबसे पहला होता है इन 1917, दैट इज नोन एज चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अब ये चीज है क्या, थोड़ा सा इसमें समझा देता हूं चीज है क्या। चंपारण सत्याग्रह क्या होता है? जब गांधी जी घूम रहे थे तो चंपारण आज का बिहार में होता है, तो बिहार में एक सिस्टम चल रहा था, बिहार बंगाल में एक सिस्टम चलता था जिसका नाम होता है तीन काठिया सिस्टम। तीन काठिया सिस्टम का मतलब क्या होता है? आप लोग ने एक मेजरमेंट सुना है, एकड़ सुना है? तो और एक मेजरमेंट होता है एकड़ के साथ साथ, दैट इज नोन एज बीघा। बीघा सुना है? बीघा, बढ़िया। तो मान लो कि एक बीघा है, ऐसा एक बीघा है, ओके, बीघा है, और इस बीघा को आप 20 पर हिस्सों में तोड़ते हो, 20, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे 20 हिस्सों में आप तोड़ते हो। 16 हो गया क्या? नहीं, 5 6 ठीक है, ओके, 20 हिस्सों में तोड़ते हो। और ये जो 20 हिस्से टूटते हैं, एक एक हिस्से को कहा जाता है काठा। आज भी ये जो काठा वर्ड होता है ये बंगाल में यूज होता है, काठा बोलते हैं। एक बीघा को अगर 20 हिस्सों में तोड़ो तो एक होता है काठा। अब ब्रिटिश पॉलिसी क्या थी? इन 1867 यहां पर एक बैटल होता है इन 1859 में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इंडिगो रिवॉल्ट। इंडिगो रिवॉल्ट। अब ये जो इंडिगो रिवॉल्ट होता है, इंडिगो खेती को लेकर, तो इंडिगो रिवॉल्ट के बाद क्या होता है? इन 1867 फॉर्मली ब्रिटिशर्स एक पॉलिसी लेके आते हैं जिसको कहा जाता है तीन काठिया सिस्टम। तीन काठिया सिस्टम क्या है कि पूरा का पूरा ये जो खेत है वो आप करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए 3 काठा, 1 2 3, ऐसे 3 काठा जो होगा वो मैंडेटरी है, आपको इंडिगो प्लांटेशन करना ही करना है, ये मैंडेटरी है। अब ये पेपर में 3 काठा होता था, इसके छोड़ के बहुत ज्यादा हो जाता था कभी कभी। अब इंडिगो प्लांट में इशू क्या है? इंडिगो प्लांट में इशू ये है कि आप जहां पर भी इंडिगो प्लांट बनाओगे उसका जो सॉइल का फर्टिलिटी है ना वो पूरा खत्म कर देगा। वो जितना भी छोटा सा भी बनाओ पूरा खत्म कर देगा, पूरा प्लांटेशन वही ले लेगा। अब यही प्रॉब्लम चल रहा था इस समय बिहार में, तो उन्होंने 3 काठिया सिस्टम तो बनाया था, 3 काठिया से ज्यादा प्लांटेशन होता था, तो उसमें जितने भी सॉइल के फर्टिलाइजेशन होती थी वो खत्म कर देते हैं। तो उससे क्या होता था? नॉर्मल जो खेती होती थी, खेती नहीं हुई। अब खेती नहीं हुई, गलती किसकी है? इंडिगो की गलती है। लाया कौन है? ब्रिटिशर्स। बट ब्रिटिशर्स जो टैक्स लगाते थे नॉर्मल फार्मर्स के ऊपर, वो टैक्स उन्होंने कम नहीं किया। अब टैक्स कम नहीं किया, ऊपर से खेती भी नहीं हुई, ऊपर से ड्रॉट भी था, तो इसी वजह से क्या होता है, जो फार्मर्स थे वो प्रोटेस्ट में आ गए कि हम पैसा देंगे कहां से। तो ये प्रोटेस्ट में आ गए। तो प्रोटेस्ट में क्या होता है? प्रोटेस्ट में हमारे गांधी जी आते हैं और ये जो चंपारण मूवमेंट है ये क्या होता है? ये सक्सेसफुल होता है, ठीक है, सक्सेसफुल होता है, ये सक्सेसफुल होता है। इसके बाद एक और एक्ट आता है, दैट इज नोन एज बंगाल टेनेंसी एक्ट। बंगाल टेनेंसी एक्ट भी आता है, बट वो जानने की जरूरत नहीं है। तो 1917 ये जो चंपारण सत्याग्रह होता है ये होता है सक्सेसफुल, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चंपारण से, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने कभी चंपारण मटन खाया है? अगर तुम लोग कभी खाओ, स्वर्ग, जिंदगी में कभी खाना। ऐसे हांडी होता है, हांडी के अंदर सब कुछ डाल देते हैं, डाल के ऐसे बनाते हैं। कभी आपने अगर रील में देखा होगा, ऐसे हांडी होता है, गरम तेल डालते हैं, उसके बाद प्याज व्याज और जो गार्लिक होता है वो टोटल गार्लिक डाल देते हैं। आय हाय हाय, स्वर्ग। चलो ठीक है, तो दैट इज चंपारण सत्याग्रह। अच्छा, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसके बाद जो सेकंड मूवमेंट होता है, जो सेकंड मूवमेंट होता है दैट इज 1918 होता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक।
अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। नेक्स्ट आता है आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अभी जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है, ठीक है, मिल स्ट्राइक होती है, तो ये गांधी जी का फर्स्ट हंगर स्ट्राइक होता है, ठीक है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है, हंगर स्ट्राइक होता है अगेंस्ट हॉरिबल कंडीशन ऑफ लेबर, ठीक है, हॉरिबल कंडीशंस ऑफ लेबर। तो ब्रिटिशर्स के सीन में क्या था? ब्रिटिशर्स के सीन में देखो, ब्रिटिशर्स में ऐसा नहीं था कि फैक्ट्री रिलेटेड या फिर ऐसे काम रिलेटेड एक्ट नहीं था, ठीक है। ब्रिटिशर्स के पास भी 1881, 1891 फैक्ट्रीज एक्ट थे, बट वहां पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया जाता था कि आपको कैसा सिनेरियो होना चाहिए, आपके पास कैसा सिनेरियो होना चाहिए, कैसे आप काम करने के लिए कौन सी चीजें आपको मिलनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं मिलनी चाहिए। तो इसलिए जो उस समय के जो अहमदाबाद में जो मिल के जो टेक्सटाइल मिल्स होते थे, तो टेक्सटाइल मिल के जो लेबरर्स होते थे, उनकी जिंदगी बदतर थी, बहुत बहुत बदतर थी, ठीक है। मतलब उनको छोटा से रूम में, मान लो कि कितना बड़ा रूम होगा, इतना बड़ा अगर रूम है, तो इस इतने बड़े रूम में कम से कम 300 से 400 लोग रहेंगे, बैठे नहीं, सोए हुए। यहां पर 120 बैठे तो जगह नहीं होगा, ठीक से 150 बैठे तो जगह नहीं होगा, वो वहां पर 300 लोग रहेंगे। ऐसी सिचुएशन में उनको रखा जाता था, वेज नहीं मिला था। तो इसी वजह से क्या होता था, वहां के जो लोग हैं या फिर वहां के जो लेबरर्स हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, और जिनको लीड कौन करते हैं? जिनको लीड करते हैं गांधी जी। उनकी जो हॉरिबल कंडीशंस है, अब ये जो हॉरिबल कंडीशंस है ना, इसी चीज को जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो ये हॉरिबल कंडीशंस को ठीक करने के लिए, इसके बाद ऐसा सिनेरियो ना हो, इसलिए ये आर्टिकल डाला गया है इन डीपीएसपी, आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल नंबर 39 में डीपीएसपी में आर्टिकल डाला गया है कि आपको अच्छा एरिया, अच्छा स्टेबल कंडीशन देना चाहिए आपको काम करने के लिए। डीपीएसपी में आर्टिकल डाला गया है, ठीक है। तो यहां पर जो हंगर स्ट्राइक होती है तो इसकी हॉरिबल कंडीशंस को लेकर काम होता है, और ये वाला जो होता है ये भी सक्सेसफुल होता है, ठीक है, ये भी सक्सेसफुल होता है। अब इसी साल 1918 में ही एक और जगह पर, ठीक है, गुजरात के ही एक और जगह पर, दैट इज नोन एज खेरा, ठीक है, खेरा सत्याग्रह। तो यहां पर एक और होता है, दैट इज खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह कहां पर है? खेरा कहां पर है? इन गुजरात। तो खेरा सत्याग्रह में क्या होता है? एगेंस्ट टैक्स सिस्टम, टैक्स सिस्टम, ये वाला इतना जानने की जरूरत नहीं है। टैक्स सिस्टम के अगेंस्ट फिर से लड़ाई होती है, क्योंकि खेरा में उस साल इन 1918 में क्या होता है, गुजरात में एक फैमाइन आता है, ड्रॉट होता है। तो ड्रॉट में खेती तो हुई नहीं, तो ड्रॉट में जब खेती हुई नहीं तो जो पर्सन है वो देगा कहां से, ठीक है, पर्सन है वो देगा कहां से। तो इसी वजह से क्या होता है, यहां पर खेरा जो सत्याग्रह होता है वो भी आपको यहां पर मेंशन किया जाता है। तो फर्स्ट चंपारण सत्याग्रह, सेकंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, थर्ड खेरा सत्याग्रह, ठीक है, 3। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, ठीक है, हो गल आ गया। चलो आप लोगों ने वो क्या बोलते हैं, फैमिली मैन 3 देखा है? किसी ने फैमिली मैन 3 देखा है? ये आपने देखा है? रिसेंटली एक निकला है ना मनोज वाजपेयी का फैमिली मैन। आप लोगों ने फैमिली मैन देखा है क्या? नहीं देखा? अच्छा वेब सीरीज है, जरूर देखिएगा। 1 से देखिएगा, 3 से स्टार्ट मत कीजिएगा, 1 से देखिएगा, बहुत अच्छा है। मिर्जापुर से तो बहुत बहुत अच्छा है। चलो, जब देखा ही नहीं है तो बात ही नहीं करना देखा होता तो बात करता, देखा ही नहीं है बात ही नहीं करता। चलो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं 1919। 1919 होता है राउलेट सत्याग्रह। राउलेट सत्याग्रह
1919 राउलेट सत्याग्रह, ठीक है। तो राउलेट सत्याग्रह में आपको क्या क्या याद रखना है। राउलेट सत्याग्रह, राउलेट एक्ट क्या था, इन 1919 एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था जिसका नाम होता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अभी जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था ये आया था 1919, मैं रीजन बता रहा हूँ राउलेट सत्याग्रह का, ठीक है। और एक हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो यहां पर राउलेट सत्याग्रह असली में ये राउलेट लॉ, ठीक है, राउलेट लॉ जो होती है वो होती क्या है, ठीक है, अगेंस्ट राउलेट लॉ, राउलेट लॉ। तो राउलेट लॉ होती क्या है, उस समय क्या होता है, उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की बहुत बुरी हालत हो गई थी। उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबको पता है कि जर्मनी था, अगेंस्ट में हिटलर था, मैक्सिमम लोगों को पता है। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी ही होता है लेकिन उसका नाम अलग होता है, दैट इज नोन एज प्रशिया, ठीक है, उसका एक नाम अलग होता है, दैट इज नोन एज प्रशिया, ठीक है। तो प्रशिया हार गया था और बाकी सब देश की हालत खराब हो गई थी। तो उस समय क्या है कि ब्रिटेन की जो हालत है वो खराब थी और ब्रिटेन इंडिया पे बहुत अच्छे से होल्ड रखना चाहता था। क्यों? इंडिया से उनको प्यार था? एकदम नहीं। इंडिया ब्रिटेन का सबसे बड़ा कैश काउ था। कैश काउ का मतलब होता है सबसे ज्यादा पैसा यहां से ही लिया जाता था। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहां पर स्टार्ट हुआ था, किसी को पता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कहां पर हुआ था? सुना है कभी? स्टार्टिंग कहां से हुआ था? सर्बिया में। सर्बिया, ठीक है। सर्बिया कहां पर है? किसी को पता है? रशिया नहीं। आपने अगर नाम सुना होगा तो यूरोप में सुना होगा, लेकिन यूरोप के कहां पर है किसी को नहीं पता। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं पता, ये नहीं पता करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूं कि आज 2025 है, हमारे पास इतना सारा गैजेट है, इतना सारा मैप है, फिर भी हमको सर्बिया का पिन पॉइंट लोकेशन नहीं पता। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1914 में, आज से 100 साल के पहले, 100 साल पहले 1914 में स्टार्ट हुआ था, ऐसे एरिया पे जिससे इंडिया का कोई रिलेशन ही नहीं है। हम जानते भी नहीं थे उधर कुछ होता भी है। ऐसा जगह पर हुआ था जहां पर इंडिया का कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे लड़ाई में इंडिया को लेके चले गए हम, ब्रिटिशर्स हमको लेके चले गए जहां पर ना इंडिया का कोई कनेक्शन है, ना इंडिया को कुछ पता है, सब इंडिया को उठा के लेके चले गए। हमारे इंडियंस 15 लाख इंडियंस गए थे, 15 लाख की डेथ हो गई, उससे ज्यादा गए थे, 15 लाख इंडियंस की डेथ हो गई ऐसे लड़ाई में जो हमारा है ही नहीं। कारण क्योंकि इंडिया के पास था पैसा। उस समय के हिसाब से एस्टिमेट किया जाए तो आज के टाइम के हिसाब से 142 मिलियन पाउंड्स, 142 मिलियन पाउंड्स का मतलब समझते हो कितना होता है? हिसाब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 142 इंटू 10 कितना हुआ? 1420, मतलब 1420 इंटू 100, ठीक है, करते जाओ। एक करीब 140 करोड़ रुपए उस समय का। तो ये पैसा हमने उनको दिया था, इंडिया ने दिया था ब्रिटेन को अपनी मदद के लिए, ऐसी लड़ाई में जो हमारा है ही नहीं। तो इसमें जब ब्रिटेन आया तो ब्रिटेन को लगा कि उनका होल्ड बहुत कम हो चुका है, तो उन्होंने एक घटिया सा लॉ निकाला जिसका नाम होता है राउलेट लॉ। राउलेट लॉ क्या था कि अगर ब्रिटेन को लगा, यहां पर ख्याल कीजिएगा, लगा, ठीक है, लगा कि आप देशद्रोही हो, आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए, और 6 महीने में आपकी चमड़ी उधर देंगे। लेकिन ये बेसिस क्या है डालने का? उनको अगर लगा। तो ये जो राउलेट लॉ है, तो राउलेट लॉ में क्या होता है, इसके अगेंस्ट ही राउलेट सत्याग्रह चल रहा था। अब ये जो इसके अगेंस्ट चल रहा था, तो यहां पर एक इंसिडेंट होता है, दैट इज नोन एज जालियनवाला बाग इंसिडेंट, ठीक है, जालियनवाला बाग। तो जालियनवाला बाग इंसिडेंट कब होता है? इन 1919। जालियनवाला बाग असली में होता कहां है? दैट इज नोन एज अमृतसर।
ठीक है, एक जालियनवाला बाग इंसिडेंट होता है। तो मैक्सिमम तो आप लोग जानते ही हो, सब कुछ जालियनवाला बाग के बारे में तो जानते ही हो। ठीक है, देखो जालियनवाला बाग असली में कोई जगह नहीं है। ठीक है, जालियन का मतलब होता है नेट वाला, जाली वाला, जालियन वाला, नेट वाला, बाग का मतलब होता है गार्डन, नेट वाला गार्डन। जालियनवाला बाग असली में कोई जगह नहीं है। ठीक है, नेट वाला गार्डन। तो यहां पर आते हैं, एक पर्सन आते हैं जिनका नाम होता है रेजिनाल्ड डायर। रेजिनाल्ड डायर, तो रेजिनाल्ड डायर आते हैं। रेजिनाल्ड डायर आके जो निहत्थे हैं उन पे गोली चलवा देते हैं, आपको पता होगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये हुआ, प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद क्या होता है कि जालियनवाला बाग जब इंसिडेंट होता है ना, इसके बाद इसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक कमिटी बनती है जिसका नाम होता है हंटर कमीशन। ठीक है, विलियम हंटर कमिटी के हेड बन के आते हैं और विलियम हंटर इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में मिलता है कि जो डायर है उन्होंने गलत किया है, ऑब्वियसली गोली चला दिया। ठीक है, इतने सारे लोगों पे गोली चला दिया। तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन में जो हंटर कमीशन है, ये मैं लिख देता हूं, ये लिख के रखो। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, कौन सा कमीशन था? हंटर कमीशन। इसके इन्वेस्टिगेशन में कौन सा कमीशन था? हंटर कमीशन। ओके, हंटर कमीशन। तो जो हंटर कमीशन आता है, हंटर कमीशन आता है, तो हंटर कमीशन क्या बोलता है? हंटर कमीशन गिल्टी तो मानता है डायर को। ठीक है, डायर को गिल्टी मानता है, बट उनका एक कोट है, मैं कोट आपको बताता हूं। उनका एक कोट है कि डायर्स, रेजिनाल्ड डायर्स इंटेंशन वाज गुड, इंटेंशन वाज गुड, implementation was bad. Intention was good, implementation was bad. Implementation was bad नहीं है, 1000 लोगों को मार दिया उसने। ठीक है, एज पर द रिकॉर्ड 300 लोग मारे गए थे, बट नॉर्मल जो आंखों देखी रिकॉर्ड होती है उसमें 1000 से भी ज्यादा लोग वहां पर मारे गए थे। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन वाज बैड। तो ये इंप्लीमेंटेशन वाज बैड बोल के रेजिनाल्ड डायर को बहुत बड़ी सजा दी जाती है, बहुत बड़ी। इंडिया से इंग्लैंड भेज दिया जाता है वापस, और कुछ नहीं होता उसका। ठीक है, ना जेल ना कुछ नहीं होता। इनके साथ जिन्होंने गोली चलाया था, इसके ऑर्डर पे चलाया था, इसके ऑर्डर नहीं होता तो गोली नहीं चलाते। जिन्होंने ऑर्डर गोली चलाया था उनको सजा हो गई, 3 साल 7 साल की सजा हो गई। जो फ्रंट रो में थे उसका 7 साल, जो पीछे रो में थे उनके 3 साल करके सजा हो गई सबकी। रेजिनाल्ड डायर को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उनको भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश थे। तो ये भेज दिया गया 1919 में। एक पर्सन आते हैं, इसके बाद आप सुनोगे कभी अगर हमने पढ़ा होगा, तो एक पर्सन आते हैं जिनका नाम होता है उधम सिंह। वो 20 साल के बाद 1939 में जाते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड में जाके रेजिनाल्ड डायर को ढूंढते हैं, बट रेजिनाल्ड डायर तब तक कब्र में जा चुका है। ठीक है, ये मर चुका है। लेकिन उस समय का जो पंजाब का गवर्नर था, पंजाब का गवर्नर था, उनका नाम भी डायर ही था। पंजाब का गवर्नर का मतलब होता है आज का जो सीएम, ऐसा सीएम है। ठीक है, उस समय भी गवर्नर डायर ही था, और डायर ने ही इसको बचा लिया था, रेजिनाल्ड डायर को बचा लिया था। तो इसीलिए वो इस डायर को ढूंढता है, मिलता नहीं है। उसके बाद पंजाब के जो गवर्नर है, वो जो डायर है, उनके पास जाता है और उस डायर को गोली मार देता है। ठीक है, अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो उधम सिंह ने डायर को गोली मार दिया था, लेकिन वो पंजाब के गवर्नर वाला डायर था, रेजिनाल्ड डायर नहीं था। रेजिनाल्ड डायर तब तक मर चुका था। तो गोली मार देता है उधम सिंह, 1939 में खत्म। अब ये जो जालियनवाला बाग मैसेकर हुआ था, तो इसकी वजह से क्या होता है, गांधी जी लेफ्ट एक टैग था दैट इज नोन एज काइजर हिंद। काइजर हिंद, गांधी जी काइजर हिंद छोड़ते हैं। एंड रविंद्रनाथ टैगोर, असली में तो ठाकुर होता है, वो लोग बोल नहीं पाते थे, लेकिन हमको टैगोर ही बोलना होता है। ठीक है, असली में तो ठाकुर होता है, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने छोड़ा था नाइट अवार्ड। ठीक है, नाइट अवार्ड, ये लेफ्ट है। ओके, ऐसा मत करो, गेन मिला है उसको। तो गांधी जी ने छोड़ा था काइजर हिंद, एंड रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या छोड़ा था, दैट इज नाइट अवार्ड। तो ये होता है आपका 1919 वाला केस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया सबका ये वाला। नेक्स्ट आता है गांधी जी का सबसे फर्स्ट बिग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, बहुत लोग यहां पर आ गए थे। नेक्स्ट आता है आपका 1921।
2021 that is known as non-cooperation movement. Non-cooperation movement. तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब होता है तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक चीज होती थी सत्याग्रह. सत्याग्रह का मतलब होता है आप सच ही बोलोगे. दूसरी चीज होती थी बॉयकॉट. ये जो बॉयकॉट वाला केस था, बॉयकॉट एंड स्वदेशी, बॉयकॉट एंड स्वदेशी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था. ठीक है, बॉयकॉट एंड स्वदेशी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था. बॉयकॉट एंड स्वदेशी केस का क्या था कि उस समय 1920s में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इतने सारे लोग तो हमारे मारे गए इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पैसा चला गया. तो ब्रिटिशर्स ने एक चीज वादा किया था, गांधी जी को ही वादा किया था कि आप हमारी मदद कीजिए, आफ्टर वॉर हम आपकी मदद करेंगे इन डोमिनियन स्टेटस. डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट तो ब्रिटिश किंग या क्वीन ही रहेगा, बट इंडियंस के लिए लॉ कौन बनाएगा? इंडियंस ही बनाएंगे. ये होता है डोमिनियन स्टेटस. पॉलिटी में अच्छे से हम पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज डोमिनियन स्टेटस. तो डोमिनियन स्टेटस देंगे ना, उन्होंने हेल्प किया ना उन्होंने डोमिनियन स्टेटस दिया. उसके बाद तो जालियनवाला बाग मैसेकर ही हो गया. तो इसी चीज को लेकर वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, सत्याग्रह, बॉयकॉट एंड स्वदेशी, कि जितने भी आप चीजें यूज कर रहे हो वो सब छोड़ दो, स्वदेशी वाला चीज अपनाओ. तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने स्कूल छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, दुकान में जाना छोड़ दिया, कपड़े जला दिए. ये बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा. बट बीच में एक इंसिडेंट होता है इन 1922 उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक इंसिडेंट होता है, दैट इज नोन एज चौरी चौड़ा. चौरी चौड़ा इंसिडेंट. चौरी चौड़ा इंसिडेंट क्या होता है कि वहां पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था. ठीक है, चौरी चौड़ा में एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था. तो इस पीसफुल प्रोटेस्ट में जो गवर्नमेंट है, मतलब पुलिस है, वो पुलिस गोली चला देती है. पीसफुल प्रोटेस्ट में गोली चला देती है, जिस वजह से 9 लोग मर जाते हैं. अब 9 लोग मर जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है? जो भीड़ है वो उन पुलिस वालों को भगाती है. पुलिस वाले भाग के क्या होते हैं? पुलिस वाले भाग के जाके अपने जो पुलिस स्टेशन है उसमें छुप जाते हैं. और आज का पुलिस स्टेशन, कल उस समय का पुलिस स्टेशन ऐसा मत सोचो, उस समय का पुलिस स्टेशन लकड़ी का बनता था. ठीक है, छुप गए. और बाहर से क्या होता है? बाहर से जो जनता थी उन्होंने बंद करके पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जिससे 22 जो पुलिस कर्मी थे वो मर गए. तो ये जो इंसिडेंट हुआ था ये मोस्टली नॉन वायलेंट था, लेकिन ये यहां पर वायलेंस हुआ था. तो इसीलिए क्या होता है कि चौरी चौड़ा की वजह से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको कैंसिल कर दिया गया. ठीक है, जो मूवमेंट है उसको कैंसिल कर दिया गया. अब यहां पर गांधी जी की बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होती है कि इतना अच्छा मूवमेंट चल रहा था कि बंद कर दिया, जो लोग इतने सारे छोड़े थे वो फिर से मझधार में आ गए. ठीक है, कि उसने बहुत कुछ छोड़ा था. ये गांधी जी की क्रिटिसिज्म होती है. तो ये इसको लेके भी लोग बोलते हैं कि ये गांधी जी को नहीं छोड़ना चाहिए था. ठीक है, एक सिंपल सा चीज बताता हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं गांधी जी को उतना पर्सनली पसंद नहीं करता. ठीक है, क्योंकि मेरे जो आइडल है उनके साथ उनका बनता तो था, बहुत अच्छा बनता था, लेकिन थोड़ा सा ऑपोजिट में थे वो तो, इसी वजह से. ठीक है, थ्योरी अलग है बस. लेकिन गांधी जी का एक चीज यहां पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इन्होंने, गांधी जी ने बंद कर दिया. ये गांधी जी की गलती नहीं है इधर. अगर गांधी जी इसको लेकर 1922 में चौरी चौड़ा इंसिडेंट हुआ, इसके बाद भी अगर वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाते तो प्रॉब्लम क्या पता है? तब प्रॉब्लम है कि ब्रिटिशर्स के पास एक एक्सक्यूज होता कि चौरी चौड़ा में वायलेंस हुआ है तो यहां पर भी वायलेंस हो सकता है. वायलेंस हो सकता है, इसी बेसिस पे सबको उठा के जेल में डाल देते. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का काम ही यही था. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के आप बोलते यूएसपी, जो मेन पर्पस था, यही था कि आपको उठा के वो जेल में नहीं डाल सकते. क्यों? क्योंकि आप कोई लॉ नहीं ब्रेक कर रहे, आप अपनी मर्जी से चीजें नहीं पहनोगे, उसमें कोई इशू नहीं है. आप पीसफुल जगह पर बैठे हुए हो, बस बैठे हुए हो, तुम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो आप सेक्रेटरीट के सामने जाके बैठ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है. आप जब तक वायलेंस ना करो, पब्लिक को डैमेज ना करो, तब तक तुम बैठ जाओ, कोई इशू नहीं है. तो वही चीज चल रहा था, वही यूएसपी था. अगर आप उनको ही पकड़ के उठा के जेल में डाल दोगे तो पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो क्रैश हो जाएगा.
इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से कि ये चीजें उनके हाथ में ना आए, तो इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब ये बहुत सारी जगह पर बहुत सारा अलग अलग लोग अलग अलग चीज बोलते हैं, बट ये होता है 1921 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब 1921 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद एक और इंसिडेंट होता है इन 1927। 1927 में एक कमीशन बनती है ठीक है। 1927 में एक कमीशन बनती है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, या फिर इसको कहा जाता है साइमन कमीशन। क्यों? क्योंकि इसके जो हेड थे उनका नाम था जॉन साइमन। ठीक है, तो साइमन कमीशन क्या होता है? साइमन कमीशन आता है तो इट इज अ ऑल व्हाइट कमीशन। साइमन कमीशन जो था वो ऑल व्हाइट कमीशन था, मतलब सारे के सारे लोग ब्रिटिशर्स थे। तो इसी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से यहां पर प्रोटेस्ट होता है, यहां पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होता है। एंड प्रोटेस्ट में एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे, दैट इज नोन एज लाला लाजपत राय। इनकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती नहीं, आप बोल सकते हो मार दिया जाता है। जब प्रोटेस्ट चल रहा था, साइमन गो बैक ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा था, तो क्या होता है, जो सामने वाला ऑफिसर था वो ऐसे डंडा लेकर चलाता है और लाला लाजपत राय के पूरे सिर पे लगता है। सिर पे लगते ही उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहां पर उनकी डेथ हो जाती है। लाला लाजपत राय उस समय वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर थे। अब ये जो लाला लाजपत राय की डेथ होती है, साइमन कमीशन की वजह से लाला लाजपत राय की डेथ होती है, तो लाला लाजपत राय के डेथ के एवेंज के लिए, ठीक है, एक ग्रुप बनता है जिसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर होते हैं जिनका नाम होता है भगत सिंह। तो भगत सिंह जाते हैं, ये जो पर्सन ने जिनको मारा, मतलब जिसने मारा था, उनका नाम था सैंडर्स। ठीक है, सैंडर्स। तो सैंडर्स को ढूंढने जाते हैं कि सैंडर्स निकलेगा और सैंडर्स को गोली मार देंगे। अब प्रॉब्लम यही है कि उस समय भी जो ब्रिटिशर्स हैं, कौन कौन है ये किसी को नहीं पता था। तो एक ऑफिसर निकला, उनको लगा कि ये सैंडर्स है, लेकिन असली में वो सैंडर्स था नहीं। तो उन्होंने गोली तो चला दिया, लेकिन जिसको मारने जाते थे उसको ना मार के दूसरे को मार दिया। ये तो दूसरे को मार दिया, तो इसी वजह से क्या होता है, यहां से जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी होती है ये पीक पे चली जाती है। उसके बाद भगत सिंह का क्या हुआ हम बता देंगे। ठीक है, क्या हुआ उसके बाद भगत सिंह का एक और केस होता है, दैट इज नोन एज लाहौर पार्लियामेंट बॉम्ब केस। ठीक है, लाहौर में जो पार्लियामेंट था, तो पार्लियामेंट में क्या होता है, ये केस के लिए, जो गोली मारने वाला केस के लिए वो पकड़े नहीं गए थे कभी भी। अब लाहौर में जो पार्लियामेंट था, तो वहां पर वो और बटुकेश्वर दत्त ऐसे दो पर्सन थे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जाते हैं, एम्प्टी बॉम्ब, सिर्फ आवाज होता है, बारूद वारूद कुछ नहीं है, एम्प्टी बॉम्ब वो ऐसे फोड़ने लगे जिससे लोगों को पता चले। और उसके साथ पैम्पलेट था, इनकलाब जिंदाबाद ऐसे लिखा हुआ पैम्पलेट भी था। तो वो ऐसे बांटने लगे और बॉम्ब फोड़ने लगे पार्लियामेंट के अंदर। तो उनको और बटुकेश्वर दत्त को जेल हो गई, ऑब्वियसली जेल हो जाएगी। बट यहां पर फांसी हो जाएगी ऐसा नहीं था कि फांसी नहीं होगी, जेल हो गई, बस ओनली जेल। बट प्रॉब्लम यही है कि इंडियंस ही इंडियंस को डुबाते हैं। तो उनका ही एक ग्रुप का एक मेंबर था जिन्होंने, जो बटुकेश्वर दत्त हैं और जो भगत सिंह के हैं, उनके अगेंस्ट गवाही दे दी कि सैंडर्स को मारने ये लोग गए थे। भगत सिंह सैंडर्स को उन्होंने गोली मारा है, तो ये उन्होंने दे दिया। तो इसकी वजह से उनको, एक और पर्सन है राजगुरु, एक और पर्सन थे सुखदेव, ऐसे 3 पर्सन्स को क्या होता है, पकड़ लिया जाता है और इन तीनों की फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो भगत सिंह बहुत ही रेवोल्यूशनरी आदमी थे, लेकिन प्रॉब्लम यही है हमारे इंडिया की, पूरी इंडिया की, इंडियंस ने ही इंडियंस को डुबाया है और कोई नहीं, इंडियंस ने ही इंडियंस को डुबाया है। ठीक है, तो साइमन कमीशन के बाद आता है 1930। 1930 में क्या होता है, 1930 में आता है सिविल डिसोबीडियंस एक्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको आप लोग डांडी मार्च भी बोलते हो। डांडी मार्च सुना है ना, डांडी मार्च, हाँ वही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये किसके अगेंस्ट था, किसके अगेंस्ट था, दैट इज नोन एज सॉल्ट एक्ट। सॉल्ट एक्ट, सॉल्ट एक्ट कब आया था, सॉल्ट एक्ट आया था बहुत पहले 1882 में। ठीक है, 1882 में, 1882 में आता है सॉल्ट एक्ट। अब सॉल्ट एक्ट में क्या था कि
जितना भी इंडिया में सॉल्ट बनेगा, जितना भी सॉल्ट बनेगा, वो सारा सॉल्ट, जितना भी सॉल्ट बनता है वो सारा सॉल्ट मोनोपोली होगी ब्रिटिशर्स की। जैसे आज सॉल्ट का दाम कितना है? अगर आप बहुत अच्छा सॉल्ट भी खरीदो तो 25 रुपीज केजी होता है, बहुत अच्छा करके, ठीक है, टाटा नमक, देश का नमक, ठीक है, तो आप खरीदो तो 25 रुपीज केजी होता है। लेकिन मान लो अगर आज गवर्नमेंट 25 को 2500 रुपीज केजी कर दे, तुम क्या सॉल्ट खाना बंद कर दोगे? क्योंकि सब खाने में सॉल्ट तो आता ही है, ठीक है, सॉल्ट तो आता ही है। आप लोग फिर भी थोड़ा सा देखो, बॉयल में भी आपको सॉल्ट डालना ही पड़ेगा, और हम जहां से आते हैं तो हम तो खाने में सॉल्ट छोड़ के खा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये अगर दाम बढ़ा दे तो क्या गवर्नमेंट बढ़ा सकती है? सेम चीज किया था ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास मोनोपोली थी सॉल्ट को प्रोडक्शन करने का, डिस्ट्रीब्यूशन करने का, तो सॉल्ट को बहुत ज्यादा उन्होंने दाम को बढ़ा दिया। तो दाम को बढ़ा दिया, इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से गांधी जी डिसाइड करते हैं फ्रॉम साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम उन्होंने स्टार्ट किया, और एक कोस्ट में जाके उन्होंने सॉल्ट बनाया, ठीक है, एक कोस्ट है गुजरात का, उन्होंने जाके वहां पर सॉल्ट बनाया। कौन सा कोस्ट है? कोस्ट का नाम बहुत बड़ा है और बहुत टफ भी, शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा, मैक्सिमम लोगों ने सुना नहीं होगा। तो मैक्सिमम लोगों ने सुना नहीं है तो जान लो कि उन्होंने कौन से कोस्ट में है, बहुत बड़ा नाम है, ये थोड़ा सा लंबा है, याद करने में आसानी नहीं होगी। फ्रॉम साबरमती आश्रम टू कौन सा कोस्ट? डांडी, ठीक है। डांडी मार्च बोलते हैं ना, आप लोग सोचते हो कि लाठी से डांडी मार्च करता है, नहीं, डांडी मार्च इसलिए बोलता है क्योंकि डांडी में जाता है, ठीक है, डांडी। तो साबरमती आश्रम से डांडी कोस्ट में जाके उन्होंने सॉल्ट बनाया, ठीक है, और जिन्होंने सॉल्ट बनाया सबको पकड़ के क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया, सबको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। अब उस समय गांधी जी सबसे फेमस लीडर हैं, ठीक है, सबसे फेमस लीडर हैं उस समय गांधी जी। अब पकड़ के जेल में डाल दिया गया, ठीक है, 1930 में ही जेल में डाल दिया गया। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था? कंटिन्यूअस चल ही रहा था, ऐसा नहीं फिर से वही स्वदेशी बॉयकॉट वाला केस चल ही रहा था। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो ब्रिटिशर्स हैं, तो ब्रिटिशर्स उनको एक ऑप्शन देते हैं, गांधी जी को एक ऑप्शन देते हैं कि आप जेल में हैं, आपके सब साथी जेल में हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसको पहले बंद करवा दीजिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करवा दीजिए, और दूसरा ये है कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आइएगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता था इन लंदन, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप आइए, क्योंकि उस समय सबसे प्रोमिनेंट जो लीडर थे वो थे गांधी जी। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप आइए, ये दो शर्त थी। इसके अगेंस्ट उनको क्या मिलेगा, मतलब गांधी जी को क्या मिलेगा कि वो गांधी जी को तो छोड़ ही देंगे, वो तो अलग बात है, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ देंगे, ठीक है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको भी छोड़ देंगे। अब यहां पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे आप कभी सुनते हो कि गांधी जी, अगर कभी आपने सुना है कि गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने बचाया नहीं बचा सकते थे, ठीक है। अगर पॉलिटिकल प्रिजनर की बात हो रही है, यहां पर भगत सिंह के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे, भगत सिंह जी के ऊपर ना क्रिमिनल चार्जेस थे। अगर आप उस पॉलिटिकल प्रिजनर के हिसाब से भगत सिंह जी को निकाल भी लेते, फिर से सेम चीज होता जो 1921 में होता कि एक पर्सन ने गोली मार के वो गया था, उसको बचा लिया गया है। अब कोई भी पर्सन जितना भी नॉन वायलेंट काम करे उनको पकड़ कर वो जेल में डाल देंगे। क्यों? ये कर सकते थे, भगत सिंह ने किया है, ये कर सकते थे। तो जितना भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी ना वो क्रैकडाउन हो जाती। तो इसी वजह से क्या होता है, ये भगत सिंह का भी आइडिया था कि वो नहीं निकलेंगे, ठीक है। और कभी आप लोगों ने भगत सिंह ने चिट्ठी भी जो लिखी थी, कभी चिट्ठी पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गांधी अगेंस्ट भगत सिंह होते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानते भी थे, ठीक है। हमारे जितने भी लीडर्स थे, कोई भी लीडर, किसी भी लीडर के लिए कभी भी आपने अपशब्द नहीं मिलेगा, गलत वर्ड नहीं मिलेगा, कहीं पर नहीं मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस ने नहीं कहा है, भगत सिंह ने नहीं कहा है, कहीं पर किसी ने नहीं कहा है उल्टा पुल्टा,
हम बनाते हैं मन से, ठीक है। तो क्या होता है यहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये होता है 1930 में, ठीक है, 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है वो होता है 1931, और ये जो 1931 में होता है, 1931 में, तो 1931 में यहां पर गांधी जी प्रेजेंट होते हैं, ओनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जहां पर गांधी जी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 1931 में। अब नेक्स्ट ईयर ही 1932 में इंसिडेंट बताता हूं, 1932 में एक सिनेरियो बनता है जिसका नाम होता है रैमसी मैकडोनाल्ड। एक पर्सन थे जिनका नाम था रैमसी मैकडोनाल्ड, उस समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे रैमसी मैकडोनाल्ड। वो एक स्कीम निकालते हैं दैट इज नोन एज कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड, ठीक है, एक स्कीम निकालते हैं दैट इज नोन एज कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड क्या था कि सेपरेट इलेक्शन सबके लिए, जो एंग्लो इंडियन है, आपका क्रिश्चियन है, एसटी है, एससी है, सबके लिए अलग अलग सेपरेट इलेक्शन होगा। अब इससे क्या होता था, इससे जो देश की यूनिटी है ना वो टूट जाती। तो यहां पर कम्युनल अवार्ड में जो दलित को लेकर सेपरेट इलेक्शन की बात की गई थी, दलित को लेकर, तो यहां पर दलित को लेकर जो सेपरेट इलेक्शन का बात हुआ था, तो उसमें जो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, जिनको हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोलते हैं, तो बी आर अम्बेडकर मान गए थे, नहीं दलित इतने सालों से उनको दबाया गया है, अब उनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ये मान गए थे। तो ये अगर वो मान जाते हैं तो सारे लीडर्स मान जाएंगे, सारे लीडर्स मानेंगे तो देश टूट सकता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि इसी वजह से गांधी जी हंगर स्ट्राइक करते हैं, हंगर स्ट्राइक मतलब बिना खाए पिए रहते हैं। और उस समय गांधी जी सबसे प्रोमिनेंट लीडर थे, बी आर अम्बेडकर जी भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। तो इसलिए बी आर अम्बेडकर जी आते हैं, ठीक है, जेल में बी आर अम्बेडकर जी आते हैं और आके बात होता है। बात होके यहाँ पर एक 1932 में एक पैक्ट बनता है जिसका नाम होता है पूना पैक्ट। एक पैक्ट होता है दैट इज नोन एज पूना पैक्ट, ठीक है, पूना पैक्ट। तो ये पूना पैक्ट होता है बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर, ठीक है, गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। गांधी जी तो जेल में थे तो गांधी जी तो लिख नहीं पाएंगे, तो इसलिए गांधी जी की जगह मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है, साइन करने वाले मदन मोहन मालवीय थे। लेकिन गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच एक पैक्ट होता है। कौन सा पैक्ट? कि जो दलित हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उनको मिलेगा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जो दलित हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो 1932 में होता है आपका पूना पैक्ट बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट लास्ट चीज नेक्स्ट आता है 1942। तो 1942 में एक और मूवमेंट होता है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्स मूवमेंट कॉल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट। अब ये जो 1942 है तो यहां पर एक चीज ख्याल करिएगा, 1942 में ऑलरेडी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 1939 से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी जो होते हैं वो एक बहुत ही फेमस कोट देते हैं, आप लोगों ने सुना होगा जरूर, दैट इज नोन एज डू और डाई, ठीक है, बहुत ही फेमस कोट होता है दैट इज नोन एज डू और डाई। और इसी टाइम पे इन क्विट इंडिया मूवमेंट, इसी टाइम पे क्या होता है, इसी टाइम पे इन सिंगापुर एक पर्सन एक बहुत बड़ी आर्मी बना रहा था जिसका नाम होता है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस एक आर्मी बना रहे थे, जिसका नाम क्या था, दैट इज नोन एज इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम बोलते हैं आजाद हिंद फौज,
आज़ाद हिंद फौज। तो यह सिंगापुर में बना था आज़ाद हिंद फौज। ये जो आज़ाद हिंद फौज बनता है सुभाष चंद्र बोस बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके केयर टेकर कौन होते हैं? सुभाष चंद्र बोस के केयर टेकर। केयर टेकर का मतलब होता है जो इसको संभालता था। तो इसका जो लीडर था सुभाष चंद्र बोस तो जर्मनी जाते थे, रशिया चले गए थे, तो इसी वजह से लीडर कौन था जो इनको पूरा का पूरा संभालता था? लीडर था रास बिहारी बोस। ठीक है, याद रखिएगा, रास बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था कहां पर? इन सिंगापुर, इंडियन नेशनल आर्मी। लीडर कौन था? इसके लीडर कौन थे? लीडर होते हैं रास बिहारी बोस। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली हम जानते हैं जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, तो यहां पर डू एंड डाई ऑब्वियसली देते हैं, डू एंड डाई। एक और कोट होता है जो यहां से आपको याद रखो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, इतना टफ नहीं पूछा जाएगा, बट एक और कोट जस्ट बोल देता हूं। एक और कोट होता है जो क्रिप्स मिशन था, सॉरी क्रिप्स मिशन नहीं बोलूंगा, एक चीज बताता हूं। जो अगस्त ऑफर था, अगस्त ऑफर था, उसको गांधी जी ने कहा था इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, अगस्त ऑफर जो था इसको गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, हम हमेशा जानते हैं कि जो गांधी जी हैं वो नॉन वायलेंट है, सुना है ना सबने? इंसान चेंज होते हैं, ये मानना सीखो। इंसान चेंज होते हैं, आपके लाइफ में भी, नॉर्मल लाइफ में भी, दूसरे लाइफ में भी इंसान चेंज होते हैं, क्योंकि वो सबसे नॉन वायलेंट इंसान है ना? लेकिन उनका कोड क्या है? डू और डाई। तो सोचो, अगर ऐसा काम करने में जिसमें आपकी मौत हो जाएगी, अगर वो काम नहीं हो पाया जिसमें आपकी मौत हो सकती है, वो काम कभी नॉन वायलेंट होता है? ऐसा काम अगर नहीं कर पाए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, ऐसा काम कभी नॉन वायलेंट होता है? इंसान चेंज होते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा वो नॉन वायलेंट ही थे, मैक्सिमम टाइम थे, तो इसीलिए वजह से हम मानते हैं कि नॉन वायलेंट ही है, लेकिन असली में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। और इसके बाद एक और जस्ट लास्ट लिख लो, इन 1945 में होता है नेवल म्यूटिनी। नेवल म्यूटिनी दैट इज नोन एज आईएनएस तलवार। आईएनएस तलवार में नेवल म्यूटिनी होती है, और ये जो नेवल म्यूटिनी होती है इसी वजह से ही जो आज़ाद हिंद फौज होता है उसका जो ट्रायल होता है रेड फोर्ट में वो रुकवा दिया जाता है। ठीक है, दैट इज नोन एज नेवल म्यूटिनी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पूरा का पूरा जो हिस्ट्री वाला गांधीयन पोर्शन था, ये वाला हुआ खत्म। ठीक है, ये वाला हुआ समाप्त, खत्म।